प्रूफ देख रहे हैं हम लोग किसका भाई सब, प्रूफ देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल फोर्स मोशन। तो उसमें हम लोग क्या करना भाई, हमको बहुत बढ़िया काम करना है और काम ये करना है कि सबसे पहला है एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब कांस्टेंट होता है। तो इसका एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपने से। हाँ, स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम according to law of conservation of angular momentum, फिर कॉमा दे करके लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व ना तो कांस्टेंट है ना, ऑलवेज कांस्टेंट इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, जिस तरह से हम लोग न्यूटन का पहला रूल पढ़े थे ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करेगा, तो रेस्ट पे तो रेस्ट रहेगी, लेकिन कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। उसी तरह है कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क हम लोग ना अप्लाई करें तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई एक्सटर्नल टॉर्क हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इसका प्रूफ में देखो, टॉर्क इक्वल टू, हम लोग टॉर्क को डिनोट करते हैं टॉ से, और टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर मतलब क्या है भाई, रेडियस। क्या है, रेडियस। और एफ मतलब क्या है, सेंट्रल फोर्स। क्या है बेटा, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो हम लोग ये जानते थे, है ना। हमको ये एक चीज़ जानने की आवश्यकता है कि आर क्रॉस एफ है, वेरी गुड है। अब ये हमको प्रूफ यहाँ पर ये ले आना है कि ये टॉर्क होगा, वो क्या होगा भाई, टॉर्क जीरो होगा। क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बातें हमने कब लिखी है, जब मैंने कंसिडर किया है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है सो मूव कर रहा है। तो आपको सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर लैंग्वेज में क्या लिखना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सेंट्रल फोर्स मोशन। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेंट्रल फोर्स मोशन। ठीक है, और लिख देना होगा आर क्या है, रेडियस है, एफ क्या है, सेंट्रल फोर्स है, और पी कौन, पी नहीं यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो ओ क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर सी मतलब सेंटर है। ठीक है, इतना लिख लोगे, आप लिख लोगे, बिल्कुल सही। तो हमने बताया था आपको सेंट्रल फोर्स के बारे में लिखना है। अगर तो हमेशा अगर हम सेंट्रल फोर्स को लिखते हैं तो हमने बताया था कि नहीं, सेंट्रल फोर्स को लिखते हैं एफ आर इंटू यूनिट वेक्टर आर। लिखते हैं कि नहीं लिखते, एफ आर इंटू यूनिट वेक्टर आर लिखते हैं। अरे भाई कल ही तो मैंने बताया था कि जो फोर्स होता है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है Gm1m2/r² होता है इंटू यूनिट वेक्टर आर, तो इतना को हम लोग लिखते हैं एफ आर। क्या लिखते हैं, एफ आर। ठीक है, तो ये वाला यही पर हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। एफ के जगह पे क्या पुट करेंगे, एफ के जगह पे क्या पुट करेंगे, एफ आर इंटू यूनिट वेक्टर आर, एफ आर इंटू यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, एफ के जगह पे पुट करेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो आर क्रॉस एफ आर और यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं वेक्टर से कि यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर आर बाई मॉड आर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर आर बाई मॉड आर पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोनों के बीच में कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब बताओ अगर दो वेक्टर सेम रहे, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट रहे, तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो। रिजल्ट क्या आता है, जीरो। कैसे पता चला सर, अब देखो भाई, ये भी आर है, ये भी आर है, इधर है, ये भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर आर का मोड इंटू वेक्टर आर का मोड इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा, थीटा क्या, एंगल बिटवीन बोथ, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इसके कारण से साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और ये टोटल क्या हो जाएगा, 0।
टोटल टॉर्क क्या हो गया बेटा, टोटल टॉर्क हो गया 0। किसी कोई दिक्कत, टोटल टॉर्क क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रयास करते हैं कि प्रूफ करने का कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम लोग ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि टॉर्क इक्वल टू होता है dL/dt, होता है कि नहीं होता है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, dL/dt। अब हमें पता है कि एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, कोई फायदा, कोई गलती, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में वो छोड़ के देखते हैं। सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, टॉर्क इंटू dt। ठीक है, अब क्या करते हैं, dL इक्वल्स टू 0 इंटू dt। तो यहाँ पर देखो आप, dL इक्वल्स टू 0 हो गया। किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन अगर 0 होता है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेटिंग करें बोथ साइड, यहाँ से लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप लिख लोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर dL है इक्वल्स टू यहाँ पर 0 है। ठीक है, 0 है। ठीक है, और dt है तो dt लिखने का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, 0 से मल्टीप्लाई में खत्म हो जाएगा। ये एक्चुअल में क्या आएगा भाई, dL का इंटीग्रेशन आएगा, L इक्वल्स टू 0 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वही तो मैंने यहाँ लिखा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, according to law of conservation of angular momentum is always constant in absence of external torque। हमने एक्सटर्नल टॉर्क को पहले 0 किया, क्योंकि एब्सेंस है, तो एब्सेंस है मतलब वो है नहीं, इसका मतलब वो 0 है, 0 किया। इसके बाद मैंने ये पुट किया और फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मेरा मकसद यहीं तक जाना था। तो नोट कर लीजिए आप ध्यान से, अपने से भी नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपको हम समझा सकते हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो अभी नहीं मिल सकता, दीपावली के बाद में मिल सकता है। ठीक है, तो ये था पहला